थर्ड ईयर क्लास के बीए थर्ड ईयर क्लास के विश्व के प्रादेशिक भूगोल विषय के एक टॉपिक प्राकृतिक वनस्पति के बारे में पढ़ेंगे। तो हम जैसे कि जानते हैं कि जो प्राकृतिक वनस्पति एक प्रदेश अथवा देश के लिए बहुत एक अच्छा सा एक प्रकृति का उपहार या गिफ्ट माना जाता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये एक ऐसा भौगोलिक तत्व है जिसका जो उद्गम हुआ है या उद्भव हुआ है या जिसकी उत्पत्ति हुई है वो प्राकृतिक परिस्थितियों से होते हुए भी विकसित होने पर उन्हें पुनः प्रभावित करती है। मतलब ये है कि वो पहले से जो स्थितियां हैं उनके आधार पर तो उनका विकास होता है, लेकिन साथ ही जब वो विकसित हो जाती हैं उसके बाद भी वो उसे पुनः अपने प्रभाव से प्रभावित करता है। और क्योंकि मानवीय उपयोग की दृष्टि से इस प्राकृतिक वनस्पति का बहुत ज़्यादा महत्व है, इसलिए प्राकृतिक वनस्पति बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य माना जाता है। अब ये कहा जाता है कि जो पर्यावरण के नियंत्रक तत्व के रूप में प्राकृतिक वनस्पति बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरी तरह से ये पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नियंत्रित करता है। हम जानते हैं कि विश्व के जितने भी भाग हैं उन्हीं की तरह से एशिया के विस्तृत क्षेत्र में भी प्राकृतिक वनस्पति रही है। जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता गया, प्राकृतिक वनस्पति का जो शोषण है, हम सभी जानते हैं कि अभी पर्यावरण का प्रदूषण या जितनी भी चीज़ों का दोहन है, जितने भी हमारे पृथ्वी पर तत्व पाए जाते हैं उनका दोहन चरम सीमा पे पहुंच गया है, जिसके लिए बार बार हम लोग सभी को चिताते रहते हैं, लेकिन फिर भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। तो अब इनको बहुत ज़्यादा प्राकृतिक वनस्पति को भी हम बहुत ज़्यादा देखते हैं कि वनों में, जंगलों में पेड़ों को बहुत निर्दयतापूर्ण काटा जाता है। फिर भी लेकिन एशिया के बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी प्राकृतिक वनस्पति घने रूप में पाई जाती है। अब वैसे तो हम सब जानते हैं कि वनस्पति का विनाश हो रहा है, तो कई ऐसी आपदाएं हमारी पृथ्वी पर आती रहती हैं जिन्हें देख देख करके तो हमें यही लगता है कि हमें पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करना चाहिए, और कर भी रहे हैं, क्योंकि तभी ये इन वनों का जो संरक्षण का महत्व है हमें अब जाकर के समझ में आया है। अब ये जो एशिया की प्राकृतिक वनस्पति है, इसके प्रकार को, इसके विस्तार को दो तत्व बहुत ज़्यादा नियंत्रित करते हैं। मैं उन दो तत्वों की सबसे पहले बात करूँगी। वो दो तत्व कौन से हैं? वो एक तो है जलवायु और दूसरा है धरातल। अब जैसे मान लीजिए कि एशिया की प्राकृतिक वनस्पति के लिए कहा जाता है कि वो जलवायु की उपज है। जो स्टाम्प नाम के हमारे भूगोलवेत्ता थे उन्होंने कहा कि सामान्य रूप से कहा जाए तो मुख्य रूप से जलवायु विभक्त एशिया का संपूर्ण क्षेत्र एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति को जन्म देता है। जलवायु विभक्त एशिया का मतलब जब जो जिस प्रकार की जलवायु एशिया में पाई जाती है उस क्षेत्र में एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति उस जलवायु के कारण उत्पन्न होती है। इस जलवायु में परिवर्तन के साथ साथ ही हम देखते हैं कि वनस्पति में भी परिवर्तन होता जाता है। भूमध्य रेखीय प्रदेश में जहाँ बहुत सारे, आपने देखा होगा कि सघन वन पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर रोज़ शाम को बारिश होती है, दिन में सनरेज बहुत तेज़ पड़ती हैं, लंबवत किरणें पड़ती हैं सूर्य की, क्योंकि भूमध्य रेखीय प्रदेश जो हैं वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आते हैं। तो इसकी वजह से जो उच्च तापमान और अधिक वर्षा है वहाँ बड़े घने जंगलों को जन्म देता है। जबकि जो पश्चिमी एशिया है वहाँ पर मरुस्थल पाए जाते हैं, उसमें कटीली झाड़ियों वाले अल्प वर्षा के वन पाए जाते हैं। क्योंकि सब जानते हैं कि जो हम लोग जानते हैं कि विश्व के जितने भी मरुस्थल हैं वो महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। ये ऐसा मानसूनी पवनों की दिशाओं के कारण होता है। और जो चीन के उत्तरी भाग में है वहाँ पर नुकीली पत्ती के कोणधारी वन जो पाए जाते हैं वो भी जलवायु की देन है। मुख्यतः मतलब ये कहा जा सकता है कि जलवायु जो है वो प्राकृतिक वनस्पतियों की प्रकृति को बहुत अधिक निर्धारित करता है। अब इसके साथ जब हमने जलवायु की बात की है, उसी के साथ अब हम धरातल की बात करेंगे कि धरातल भी प्राकृतिक वनस्पति को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। जैसे कि जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, उन पर्वतीय क्षेत्रों में वनस्पति में ऊंचाई के साथ साथ परिवर्तन दिखाई देता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते जाते हैं जलवायु बदलती जाती है और वनस्पति बदलती जाती है। आप देखिए कि हिमालय के जो निचले भाग हैं उसके उष्ण प्रदेशीय क्षेत्रों में, मध्य में शीतोष्ण क्षेत्र में और अधिक उच्च में शीत प्रदेशीय वनस्पति का विस्तार पाया जाता है।
एक ये जो धरातल है, इसका एक अन्य प्रभाव वनस्पति के रक्षक के रूप में भी है। जब हम मैदानी भागों को देखते हैं तो मैदानी भागों में तो कृषि भूमि के रूप में बहुत ज़्यादा इस क्षेत्र को परिवर्तित किया कर दिया गया है। और लेकिन पर्वतीय भाग में अभी भी प्राकृतिक वन जो है संपदा को हमने रक्षा किया हुआ है, क्योंकि वहाँ तक ज़्यादातर लोग मतलब पहुँच नहीं पाते हैं, इसलिए वो अभी तक बचा हुआ है। और वास्तव में देखा जाए तो एशिया के बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं, वो इसीलिए बचे हुए हैं क्योंकि वो उच्च पर्वतीय क्षेत्र हैं। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार और वितरण की। ठीक है, तो इसमें जो एशिया की जलवायु है और उच्चावच है और मृदा है, ये तीन जो मुख्य तत्व हैं वो प्राकृतिक वनस्पति की विविधता को भी प्रभावित करते हैं, या जैसे उसकी विविधता, उसमें विविधता ला देते हैं। जैसे हम देखते हैं कि जो जलवायु प्रदेश हैं वो अन्य अनेक भागों में विभाजित हैं। उसी तरह से प्राकृतिक वनस्पति के भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र प्रदेश हैं, उनके कुछ जैसे कि नीचे पॉइंट्स दे रखे हैं, मैं आप बता देती हूँ कि इस मतलब ये करीब करीब 7 प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियाँ पूरे एशिया में पाई जाती हैं। उसमें से सबसे पहली है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण मानसूनी वन, शीतोष्ण मानसूनी वन, सवाना, कोणधारी वन, मरुस्थलीय वनस्पति और पर्वतीय वनस्पति। तो ये सबसे पहले जब हम बात हमने की है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की, तो इसमें ये जो वन होते हैं, चूँकि ये जो वन है बहुत अधिक वर्षा और तापमान वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं और इसीलिए बहुत घने होते हैं। मतलब ये जो वनस्पति है दो विशिष्ट क्षेत्रों में पाई जाती है पूरे एशिया में। एक तो विषुवतरेखीय प्रदेशों में जहाँ पूरे साल भर वर्षा जो है बहुत ज़्यादा होती रहती है, ऊंचा तापमान रहता है। और दूसरी क्षेत्र इसका है मानसून एशिया के दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी एशिया के ऐसे वाले भाग जहाँ पर 125 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। देखिए आप एकदम दो स्पष्ट क्षेत्र बट गए हैं, एक तो विषुवतरेखीय प्रदेश और दूसरा है मानसून एशिया का दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया का भाग। अब जैसे ये जो मानसून एशिया के जब दक्षिण पूर्वी भाग की बात कर रहे हैं तो इसमें भारत का पश्चिमी घाट, असम, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोचीन के दक्षिण तटीय भाग आते हैं। और जो इसमें से भी जो प्रथम श्रेणी के क्षेत्र की जब हमने बात की थी विषुवतरेखीय प्रदेशों की, उसमें इंडोनेशिया, मलाया, फिलीपींस, जो जहाँ पर की विषुवतरेखीय जलवायु विषुवतरेखा के आसपास, वहाँ ये इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। ये अब सबसे बड़ी विशेषता इन जो प्रदेशों की प्राकृतिक वनस्पति की है वो है बहुत ज़्यादा घने वृक्ष पाए जाते हैं, बहुत ऊंचे होते हैं, चौड़ी पत्ती वाले होते हैं, सदाबहार होते हैं और मिश्रित प्रकृति के होते हैं। अब इन वनों में एक तो कठोर लकड़ी के वृक्ष मिलते हैं जिनकी इन वृक्षों की ऊंचाई तो 15 मीटर से 100 मीटर तक पहुंच जाती है। और वृक्षों के साथ साथ वैसे छोटे छोटे वृक्ष, लताएं, झाड़ियाँ बहुत ऐसी पाई जाती है कि पूरे जंगल को घना बना देती हैं। इसमें यहाँ तक कि आप देखेंगे हम अनेक स्थानों पे तो दिन के समय धरातल पर प्रकाश भी नहीं पहुँच पाता है क्योंकि ऊपर बड़े बड़े पेड़ होते हैं। और इन वनों में मिलने वाले सामान्य वृक्षों में जैसे आप महोगनी, वालनट, रबर, ताड़, रोजवुड, देवदार, एबोनी, सिनकोना ये हैं। अब ये वृक्ष वैसे तो आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन चूँकि यहाँ की जो जलवायु है वो अस्वास्थ्यकर होती है, दलदली होती है और बहुत ज़्यादा मिश्रित होती है, इसलिए अब वहाँ तक पहुँच नहीं पाते, परिवहन की सुविधा भी नहीं है, तो इस कारण से इनकी आर्थिक उपयोगिता ज़्यादा नहीं है, कम है। जब अब हमने ये तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की बात की और थोड़ा सा हम नक्शे में भी देख लेंगे विषुवतरेखा के आसपास के क्षेत्रों और मानसून एशिया वाले क्षेत्रों को कि कहाँ कहाँ इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। अब जो दूसरा है वो है उष्ण मानसूनी वन। ये वन जो है भारत के अनेक भागों में, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, दक्षिणी चीन और जावा, सुमात्रा में पाए जाते हैं। ये यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है वो वैसे तो ऊपर जो फर्स्ट है उष्ण सदाबहार वन उन्हीं से समानता रखती है, लेकिन फिर भी जैसे जब जब शुष्क काल आ जाता है तो जो वर्षा अगर कम होती है तो उसकी वजह से
थोड़े से वृक्षों की ऊंचाई में और सघनता में, घनेपन में थोड़ी अंतर आ जाता है। अब यहाँ पे जो वर्षा है, जहाँ पर अगर 125 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है तो वहाँ तो सागवान, सिनकोना, महोगनी, नारियल आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। और जहाँ वर्षा 100 सेंटीमीटर के लगभग होती है वहाँ साल, सागौन, शीशम, शीशम, आम, जामुन, नीम आदि वृक्षों की बहुतायत होती है। अब देखिए आपकी ज़्यादातर वृक्ष जो होते हैं वर्ष में एक बार, जैसे सामान्यतः कहते हैं ग्रीष्म ऋतु के शुरू में अपनी पत्तियां गिराते हैं। और ये जो मानसूनी वन होते हैं आर्थिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं, क्योंकि इनमें इमारती लकड़ी तो पाई जाती है, साथ में बहुत सारे उपयोगी पदार्थ जैसे कि लाख, कत्था, गोंद आदि भी प्राप्त होते हैं। अब हम बात करते हैं शीतोष्ण मानसूनी वन की। ये जो वन है ये मध्यवर्ती भाग, जापान के दक्षिणी भाग और ताइवान में विशेषकर मिलता है। वैसे हम थोड़ा सा अगर इन वनों का जब अध्ययन करें तो हम जब थोड़ा सा जो अपने अक्षांश है उनके आधार पर इन वनों का विस्तार या क्षेत्र देख लें तो हमें बहुत अधिक आसानी रहेगी और हमें याद भी रह जाएगा। तो इन वनों में चौड़ी और नुकीली पत्ती वाले दोनों प्रकार के वृक्ष मिलते हैं। और जैसे कि वृक्षों में यहाँ पे ओक, पीपल, वालनट, लॉरेल, सहतूत आदि पाए जाते हैं। इन वनों में तारपीन का तेल देने वाले वृक्ष भी बहुत अधिक पाए जाते हैं। इनकी बहुत अधिक आर्थिक उपयोगिता है। और वैसे क्या है कि इनका जो विस्तार है कम होता जा रहा है निरंतर। चीन के बहुत सारे भागों में इनको काट करके खेतों को में परिवर्तित कर दिया गया है। जापान की पर्वतीय ढालों पर इन वनों को समाप्त कर दिया गया, चाय के बागान बना दिए गए हैं। और चीन और जापान में शहतूत के वृक्षों पर रेशम के कीड़े भी पाले जाते हैं। अब अगला है घास के मैदान। तो इन घास के मैदान में देखा जाए तो ज़्यादातर केवल सवाना शब्द का प्रयोग घास के मैदान के लिए किया जाता है। ये घास के मैदान होते हैं जिन्हें स्थान स्थान पर वृक्षों के मतलब बीच बीच में इनमें क्या है कि वृक्ष भी दिखाई देते हैं घास के मैदानों में। अब जैसे मान लीजिए मध्य एशिया में मंगोलिया, कजाकिस्तान, किर्गिज़ में घास के मैदान है। जो शीतोष्ण घास के मैदान है वो कैस्पियन सागर के उत्तरी भाग में और इसके निकटवर्ती क्षेत्रों में। अब जैसे इन सब के अलग अलग जगह अलग नाम है। एशिया की जो घास के मैदान है उनको स्टेपी कहा जाता है। जो इस क्षेत्र की जो घास होती है वो गर्मियों में बहुत ज़्यादा, जैसे तेज़ गर्मी में झुलस जाती है, इसलिए इसकी तो कोई विशेष आर्थिक उपयोगिता नहीं है। यहाँ पे पशुओं को पाला जाता है और साथ में जो घुमक्कड़ जाति हैं वो अपने पशुओं के साथ में यहाँ पर जीवन यापन करती है। अगला जो है वो है कौड़धारी वन, कॉनीफेरस। तो अब इसमें ये कॉनीफेरस जो वन फॉरेस्ट है ये एशिया के उत्तर पूर्वी भाग में और जैसे उत्तरी चीन, उत्तरी दक्षिणी कोरिया, उत्तरी जापान इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों को हम टैगा वन के नाम से भी जानते हैं। अब जैसे इन टैगा वनों में क्या होता है कि जो वृक्षों की पत्तियां होती हैं वो नुकीली होती हैं और इनके तने और डालियाँ चिकने होते हैं। इन वनों में जैसे फर है, स्प्रूस है, लार्च है, चीड़, हेमलॉक, सीडर ये वृक्ष मिलते हैं। ये सारे वृक्ष जो होते हैं नरम लकड़ी के होते हैं और इनका उपयोग अपन लोग कागज़, प्लाईवुड आदि के लिए करते हैं, इसलिए आर्थिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा उपयोगी है। मरुस्थलीय वनस्पति की बात करेंगे अब हम अगले उसके रूप में। तो जो एशिया का उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश है उसमें बहुत कम वर्षा होती है, तापमान बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है। और इसका विस्तार संपूर्ण पश्चिमी एशिया के वजह से भारत के थार मरुस्थल और पाकिस्तान के क्षेत्र में है। मतलब पश्चिमी एशिया का मतलब ये हो गया कि जो भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र थार मरुस्थल और पाकिस्तान का वहाँ पाए जाते हैं पाकिस्तान क्षेत्र। इस क्षेत्र की वनस्पति जो होती है वो कटीली झाड़ियाँ, बबूल, सूखी घास, खजूर के वृक्ष होते हैं। इनकी बहुत ज़्यादा आर्थिक उपयोगिता बहुत नगद कम है। शीतोष्ण मरुस्थलीय वनस्पति जो होती है वो मंगोलिया और अन्य मध्य एशिया के भागों में मिलती है। अब हम बात करते हैं पर्वतीय वनस्पति की। जैसे जैसे पर्वतीय जो क्षेत्र है वहाँ पे हम जैसे ऊंचाई में जाते हैं जलवायु में परिवर्तन आ जाता है, फिर प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन आता जाता है।
तो एशिया में जैसे हम लोग देखते हैं जो हिमालय की जो विशाल पर्वत श्रेणियाँ हैं, उन विशाल पर्वत श्रेणियों पर ये जो क्रम है वो बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। लगभग 1,000 मीटर की ऊंचाई तक सघन वनस्पति का बहुत ज़्यादा विस्तार पाया जाता है, जो कि जैसे कि देखा जाए तो उसको ऐसे कहते हैं, देखने में ऐसे लगती है जैसे उष्णकटिबंधीय वनस्पति है। इसके बाद धीरे धीरे हम जैसे शीतोष्ण और फिर शीतोष्ण वनों का विस्तार देखने को मिलता है। और 3,000 मीटर से जब ज़्यादा ऊंचे जाते हैं तो बहुत कम वनस्पति होती है और अंत में जिसे कहते हैं हिमरेखा प्रारंभ हो जाती है। तो ये कुछ